नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप हर्षवर्धन से समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए जम्मू कश्मीर की सराहना की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गांधी जी के ग्राम स्वराज दृष्टिकोण की जीत हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत PM जन सेहत से 21 लाख लोगों तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचना ऐतिहासिक दिन। गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी के अमीनगंज में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार देश के विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए 21,000 हरित एक्सप्रेसवे राजमार्ग बना रही है। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.78% हुई। और मेलबर्न में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 195 रन पर समेटा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय निकाय चुनावों को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जम्मू कश्मीर के प्रशासन की सराहना की है। जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए आयुष्मान भारत PM जन सेहत योजना की आज शुरुआत करते हुए उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोगों को बधाई दी। श्री मोदी ने जिला विकास परिषद के हाल ही में संपन्न चुनावों में ठंड और कोविड की बाधाओं के बावजूद लोगों की भागीदारी की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का सपना साकार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस केंद्र शासित प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत सेहत योजना जम्मू कश्मीर के हर लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना के अंतर्गत उपचार जम्मू और कश्मीर में सरकारी और निजी अस्पतालों तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि देश भर में किसी भी अस्पताल में उपचार कराने का अवसर भी मिलेगा। विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग लोकतंत्र के बारे में प्रचार करते हैं, उन्हें स्वयं भी इसका पालन करना चाहिए। पुदुचेरी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद वहां की सत्ताधारी कांग्रेस सरकार स्थानीय निकाय चुनाव नहीं करा रही है। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 10 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संपर्क व्यवस्था सुदृढ़ होने से राज्य की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाती हैं। श्री मोदी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों की उपेक्षा के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास नहीं हो सका। श्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा मिली है। उन्हें जंगल की जमीन के उपयोग का कानूनी अधिकार भी मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की एक और किस्त जारी की। उन्होंने बटन दबाकर 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की। किसानों ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत मिले भुगतान से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है। एक किसान का कहना था कि वो अब अपनी उपज कृषि मंडियों से बाहर बेच सकता है और अधिक कीमत ले सकता है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सीधे किसानों के खातों में पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल नए कृषि कानूनों का विरोध करके अपना राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ लोग अफवाहें और झूठी बातें फैला रहे हैं कि अगर किसानों ने अनुबंध पर खेती की तो उनकी जमीन छीन ली जाएगी। केंद्र सरकार ने इस साल मई में राज्यों को दी जाने वाली अतिरिक्त उधार अनुमतियों को सुगमता से व्यापार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ जोड़ने का फैसला किया था। राज्यों की उधार सीमा को उनके सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक बढ़ाया गया था। राज्यों को इस अतिरिक्त राशि का आधा हिस्सा नागरिक केंद्रित सुधारों पर खर्च करना होगा। इन सुधारों से एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन, सुगमता से व्यापार, शहरी स्थानीय निकाय सुधार और विद्युत क्षेत्र में सुधार शामिल हैं। अब तक 10 राज्यों ने एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली को लागू कर दिया है। 6 राज्यों ने सुगमता से व्यापार संबंधी सुधार और 2 राज्यों ने स्थानीय निकाय सुधार किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मोबाइल और डिजिटल तकनीकी की मदद से भारत दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान को आरंभ करेगा। इसके अलावा हाल ही में घोषित PM वाणी स्कीम भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रही है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.78% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 22,200 मरीज स्वस्थ हुए।
अब तक 97,40,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 22,200 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,01,69,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण से 251 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 1,47,343 हो गई है। देश में इस समय 2,81,667 मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम में गुवाहाटी के अमीनगंज गांव में एक कार्यक्रम में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। वे गुवाहाटी में दूसरे मेडिकल कॉलेज की स्थापना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में थे। उन्होंने असोम दर्शन योजना के अंतर्गत नामघरों को वित्तीय मदद प्रदान की और बाताद्रव के विकास और सौंदर्यीकरण की योजना की आधारशिला रखी। ऑल इंडिया रेडियो के साथ विशेष साक्षात्कार में सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय देश के विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए 22 हरित एक्सप्रेस राजमार्ग बना रहा है। श्री गडकरी ने विश्व में भारत को पहले नंबर की वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने के बारे में भी बताया। और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 1 विकेट पर 36 रन बना लिए हैं। चेतेश्वर पुजारा 7 और शुभमन गिल 28 रन बनाकर क्रीज पर हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 195 रन बनाए। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 4 और रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज ने 2 और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिया। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब प्रस्तुत है समाचार पत्रों से संकलन एवं स्वर देवेंद्र त्रिपाठी का। प्रधानमंत्री का किसानों को संबोधन सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने किसानों को वार्ता के लिए खुला न्योता दिया, तर्कों और तथ्यों पर बातचीत हो। जनसत्ता के अनुसार मोदी बोले, राजनीतिक लाभ के लिए किसान आंदोलन का दुरुपयोग। नवभारत टाइम्स के मुताबिक पीएम ने किसानों को भेजा पैसा, विपक्ष को कोसा। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर बोले, आंदोलन की आड़ में दूसरी मांगे उठ रही हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जनता से नकारे गए लोग कर रहे हैं गुमराह। अमर उजाला के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों के विश्वास पर आंच नहीं आने देंगे। नए कानून 10 करोड़ छोटे किसानों के लिए वरदान। केंद्र सरकार के कोविड टीकाकरण की तैयारी पर जनसत्ता लिखता है, टीकाकरण के परीक्षण के लिए अगले हफ्ते 4 राज्यों में पूर्वाभ्यास। हिंदुस्तान के अनुसार पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में 28 और 29 दिसंबर को पूर्वाभ्यास की तैयारी। पत्र के अनुसार एम्स में कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण में 65 से 85 वर्ष के लोग शामिल। पत्र का कहना है कि बुजुर्ग आ रहे हैं आगे, ताकि टीका बनने में न हो देरी। अब सरकारी आवासों हॉलीडे होम्स की बुकिंग ऑनलाइन राष्ट्रीय सहारा में है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ई संपदा पर पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। राष्ट्रीय सहारा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए बनते समीकरणों और कांग्रेस पार्टी को अपनी संपादकीय टिप्पणी का विषय बनाया है। शीर्षक है, अस्तित्व के लिए साथ साथ। पत्र लिखता है, कांग्रेस आलाकमान ने अगले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चे के साथ गठबंधन करने के प्रस्ताव को औपचारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। वाम मोर्चा कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए पहले से ही तैयार था। वास्तव में अगले साल प्रदेश में होने वाला चुनाव कांग्रेस और वाम मोर्चा दोनों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 22, भाजपा को 18 और कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिली थी। वाम दलों का खाता भी नहीं खुल पाया था। यहाँ लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। इस चुनावी राजनीतिक पृष्ठभूमि में कांग्रेस और वाम दलों को प्रदेश में अपनी पहचान और जनाधार को बचाए रखने के लिए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना अपरिहार्य हो गया था। गौर करने वाली बात यह भी है कि दोनों राजनीतिक पार्टियां लोकसभा का चुनाव अलग अलग लड़ी थीं। दूसरी तरफ 2016 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस और वाम दलों ने मिलकर लड़ा था और लोकसभा चुनाव के तुलना में उनका प्रदर्शन काफी बेहतर रहा था। प्रदेश में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं, जिनमें तृणमूल कांग्रेस को 211, कांग्रेस को 44, वाम दलों को 33 और भाजपा को मात्र 3 सीटें मिली थी। जाहिर है कांग्रेस और वाम दल आगामी चुनाव में अपने प्रदर्शन को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इन दोनों पक्षों के नेताओं का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा नकारात्मक और विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दे रही, जबकि प्रदेश में धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी लोकतंत्र में आस्था रखने वाले मतदाताओं का समर्थन उन्हें प्राप्त है।
कांग्रेस का मानना है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि प्रदेश में चुनाव द्विध्रुवीय है और तृणमूल कांग्रेस तथा भाजपा के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन जमीनी सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के अलावा कांग्रेस वामदल गठबंधन तीसरी शक्ति के रूप में उभर सकता है और ये गठबंधन सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और आक्रामक चुनावी अभियान चलाने वाली भाजपा को कड़ी चुनौती दे सकता है। अगर कांग्रेस और वाम मोर्चा गठबंधन दमखम के साथ चुनाव लड़ते हैं तो प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी संभावना है। अगर त्रिकोणीय चुनाव हुआ तो निश्चित रूप से चुनाव परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री के हाल के संबोधन पर आंदोलन और अड़चन शीर्षक से संपादकीय लिखा है। पत्र के अनुसार कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन को 1 महीना हो गया। इस बीच सरकार ने उनसे कई बार बातचीत करने की कोशिश की पर कोई नतीजा नहीं निकल सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान निधि का हस्तांतरण करने के बाद 7 राज्यों के चुनिंदा किसानों से वीडियो के जरिए बात की। अंत में अपने संबोधन में उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि नए कानून उनके लिए लाभकारी हैं, जमीन पर उनका मालिकाना हक इससे प्रभावित नहीं होगा, उन्हें अपनी फसल खुले बाजार में बेचने की सुविधा मिलेगी, कमाई बढ़ेगी, आदि आदि। मगर किसान नेताओं पर प्रधानमंत्री की बातों का कोई सकारात्मक असर नहीं दिखा। उनकी मांग जस की तस बनी हुई है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून बनाया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी आश्वस्त किया, मगर उन्हें इस पर भरोसा नहीं बन पा रहा है। लोकतंत्र का तकाजा है कि जब किसी विषय पर बड़े जन समुदाय को ऐतराज हो तो सरकार को उस पर राजनीतिक नफे नुकसान से परे होकर विचार करना चाहिए। आंदोलन करने वालों से भी यही अपेक्षा रहती है कि वे भी कुछ कदम आगे बढ़कर बीच का कोई रास्ता तलाशने की कोशिश करें, वे भी खुले मन से बातचीत के लिए आगे आएं। फिलहाल ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही है। शुक्रवार को एक तरह से पूरी केंद्र सरकार ने एकजुट होकर अपने पक्ष में दलील पेश की। देश भर में किसानों को जुटाकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री का बयान सुनवाया गया, मगर फिर भी आंदोलन पर उतरे किसानों पर कोई सकारात्मक असर नजर नहीं आ रहा है। तो इस मसले पर फिर से गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब प्रस्तुत है सामयिक वार्ता। आज का विषय है नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल। आलेख रतन साल्दी, राजनीतिक टिप्पणीकार का अनुवाद एवं स्वर देवेंद्र त्रिपाठी का। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए संसद को 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से लगभग 2 वर्ष पहले ही भंग करने की सिफारिश कर हिमालयी राष्ट्र को अस्थिर परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर दिया है। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के नेतृत्व वाला विरोधी गुट प्रधानमंत्री के इस्तीफे की लगातार मांग करता रहा है। इस गुट के आरोप हैं कि उनकी कार्यप्रणाली निरंकुश है, शासन व्यवस्था खराब है और कोविड-19 महामारी की स्थिति गंभीर है, जिससे प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में वो सक्षम नहीं है तथा भ्रष्टाचार को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। अपनी कैबिनेट की आपात बैठक के बाद श्री ओली ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से प्रतिनिधि सभा को भंग करने और 30 अप्रैल तथा 10 मई 2021 को नए सिरे से चुनाव करने की सिफारिश की, जिस पर राष्ट्रपति ने तत्काल अपनी स्वीकृति दे दी। दहल गुट के 7 केंद्रीय मंत्रियों ने मंत्रिमंडल के इस फैसले का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। संसद को भंग किए जाने के इस निर्णय को देश की सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी गई है। ओली द्वारा ये कदम इस भय और आशंका के बीच उठाया गया है कि दहल की अगुवाई में सत्ताधारी दल के 90 सदस्य श्री ओली के खिलाफ प्रतिनिधि सभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में थे। उन्होंने दहल को नए प्रधानमंत्री बनाए जाने की सिफारिश की थी। नेपाल की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पास 174 सदस्यों के साथ 2/3 बहुमत था, लेकिन ओली अपनी सरकार के खिलाफ लगातार लगाए जा रहे आरोपों के चलते घुटन महसूस कर रहे थे। खबरें बताती हैं कि 9 सचिव, 44 सदस्यीय स्थायी समिति और 445 सदस्यीय केंद्रीय समिति के एपेक्स पार्टी फोरम में वो अल्पमत में आ गए थे। ओली स्थायी समिति की इस बैठक में अनुपस्थित रहे, जिसमें संसद को भंग किए जाने के उनके स्वेच्छाचारी फैसले के खिलाफ उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का फैसला किया गया।
श्री ओली ने अपने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार का प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्हें कार्य करने नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में उन्हें ताजा जनादेश की आवश्यकता थी, जो कि उत्तम लोकतांत्रिक विकल्प है। उन्होंने स्थायी समिति की बैठक को असंवैधानिक ठहराया था। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मई 2018 में अस्तित्व में आई, जब ओली के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यूएमएल और दहल के नेतृत्व वाली माओइस्ट पार्टी एकजुट हुई थी। हालांकि दोनों गुटों में अब तक ग्रामीण विकास समिति के स्तर तक पूरी तरह से तालमेल नहीं बैठ सका था। 2017 में दोनों गुटों ने संयुक्त रूप से संघीय और प्रांतीय चुनाव लड़े। संसदीय चुनाव में ये गुट विजयी हुआ और प्रांतीय चुनावों में 7 में से 6 प्रांतों में इन्होंने जीत हासिल की। 2015 में लागू हुए नए संविधान के बाद नेपाल में 2017 के आम चुनावों के दौरान वामपंथी दलों ने नेपाली जनता को जिस शांति और स्थिरता का भरोसा दिलाया था, उसका अस्तित्व अधिक समय तक नहीं टिक सका। 2/3 संसदीय बहुमत के बावजूद भी सरकार लगातार पार्टी की अंदरूनी कलह के चलते संकट में घिरी रही। इससे पहले भी 2 बार अप्रैल मई 2020 में और उसके बाद अगस्त सितंबर 2020 में दोनों दलों में अलगाव की स्थिति बनी थी, लेकिन विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप से परिस्थितियां ओली के पक्ष में बन गई थीं। ओली और प्रचंड दोनों ने अपने अपने समर्थकों के साथ 22 अक्टूबर को काठमांडू में सम्मेलन का आयोजन किया, जिससे सांकेतिक रूप से ये माना जाने लगा कि एनसीपी में अलगाव हो गया है, जिसका केंद्रीय कार्यालय बंद किया जा चुका था। अब सभी की नजरें देश की सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं, जो संसद को भंग किए जाने की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने वाला है। हालांकि नेपाल में संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बहुमत वाले सत्ताधारी दल, जिसे 5 वर्षों का जनादेश प्राप्त हुआ है, वो संसद को इस तरह से भंग करने की सिफारिश कर सके। इससे पहले वर्ष 1994 में जून में अल्पमत की सीपीएन यूएमएल सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारी ने संसद को भंग करने की सिफारिश की थी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम को असंवैधानिक करार देते हुए संसद को बहाल कर दिया था। भारत नेपाल में वर्तमान स्थितियों पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। भारत भू राजनीतिक रूप से इस मित्र पड़ोसी राष्ट्र में शांति, स्थिरता और आर्थिक संपन्नता का सदा पक्षधर रहा है। भारत की अपेक्षा है कि इस हिमालयी राष्ट्र में लोकतंत्र सशक्त होगा, साथ ही शेष दक्षिण एशिया में भी लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का यूट्यूब कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।